एक लड़की शादी कर अपनी ससुराल तो जाती है, लेकिन ठीक 4 दिन के बाद ही उसके पति की हत्या कर दी जाती है। इससे पहले कि उस लड़की का घर बसता, उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ताज्जुब तब होता है जब उसके पति की मौत की वजह उस लड़की को ही ठहराया जाता है। लड़की के ससुराल वाले उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि न जाने हमारे घर में कैसी कुलच्छनी आ गई है कि आते ही हमारे बेटे को निगल गई। आस पड़ोस के लोग भी उसे तरह तरह का ताना मारते हैं। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे जानने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की। जबलपुर का एक थाना पड़ता है खितौली। बात कर रहा हूँ मैं 24 मई की दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास की। दरअसल खितौली थाने में एक व्यक्ति फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम नारायण है और मैं गुर्जी गांव का रहने वाला हूं। दरअसल मुझे खबर मिली है कि हरगढ़ के जंगल में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। उस डेड बॉडी के बगल में एक बाइक भी मौजूद है। दरअसल मेरा छोटा भाई सोनू, जो 16 मई से ही लापता है, 17 मई को हमने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाया है। साहब, मुझे शक है कि शायद वो डेड बॉडी मेरे छोटे भाई सोनू का ही है। नारायण जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में वहां पर एक डेड बॉडी पड़ा है जो बुरी तरीके से सड़ चुका है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके सर पर एक भारी पत्थर से कई बार वार किया गया है। साथ ही साथ उसका प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरीके से डैमेज है। दरअसल वो पत्थर भी डेड बॉडी के बगल ही मौजूद है। डेड बॉडी के हाथ और पैर पर भी रस्सी बांधने का निशान दिखाई दे रहा है। उसके गले में भी एक पतली सी रस्सी थी। दरअसल डेड बॉडी में कीड़े पड़ चुके थे। पुलिस अभी घटनास्थल का मुआयना कर ही रही थी, तभी वहां पर नारायण भी पहुंच जाता है और जब उस डेड बॉडी को देखता है, देखकर शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई सोनू है। नारायण जैसे ही सोनू की शिनाख्त कर लेता है, पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर नारायण की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर सोनू के बारे में नारायण से पूछताछ करती है। इस पर नारायण पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई की 12 मई को ही शादी हुई है। सोनू की पत्नी का नाम है गायत्री, जो कटनी जिले के बसना गांव की रहने वाली है। नारायण कहता है कि साहब, मेरा भाई 16 मई को अपनी पत्नी का मोबाइल ठीक कराने के लिए मार्केट में गया था, लेकिन देर शाम तक भी जब वो घर पर वापस नहीं आया, हमने हर जगहों पर उसकी तलाश भी किया। जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला, आखिरकार 17 मई को सिहोरा थाने जाकर हमने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाया था। पुलिस नारायण से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर नारायण पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी गायत्री ने ही करवाया है। नारायण जैसे ही गायत्री का नाम लेता है, पुलिस गायत्री से पूछताछ करती है, लेकिन गायत्री रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैंने अपने पति की हत्या नहीं किया है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मेरे पति की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा रहे हैं और तरह तरह के ताने भी मार रहे हैं। गायत्री जब इस तरह की बातें कहती है, पुलिस गायत्री से काफी प्यार से पूछताछ करती है। गायत्री पुलिस वालों से कहती है कि साहब, जिस दिन मेरी शादी हुई थी
उस दिन मुझसे मिलने के लिए मधु आई थी और मधु मुझे बता रही थी कि मेरे और सोनू के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सोनू मुझे धोखा देकर तुमसे शादी कर लिया है। सोनू तो मेरा दुश्मन है ही, आज के बाद तुम भी मेरी दुश्मन हो। मधु, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। मधु के पिता का नाम है राजेश पटेल। दरअसल ये मधु कोई और नहीं बल्कि सोनू की बड़ी बहन निधि की ननद है। पुलिस गायत्री की तहरीर पर सोनू के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि सोनू जिस दिन अपने घर से गायब हुआ था उस दिन एक ही नंबर पर 4 बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि मधु के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर मधु को अपनी हिरासत में लेती है और उससे सोनू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर मधु भी बिना किसी सख्ती या दबाव के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन मधु जब सोनू की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में, जब सोनू की बहन निधि की शादी मधु के बड़े भाई साहिल से होती है। निधि शादी कर जब अपनी ससुराल जाती है उसके बाद सोनू भी अक्सर अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल जाता है। एक दिन सोनू जब निधि के घर पर जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात मधु से होती है। सोनू जब पहली बार मधु को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है। क्योंकि दोनों के बीच में हंसी मजाक का रिश्ता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से काफी हद तक हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं दोनों को मालूम नहीं चलता है और आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मधु और सोनू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं बल्कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। साल 2020 में एक दिन निधि अपनी ननद को लेकर अपने मायके जाती है। अचानक पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है जिसकी वजह से मधु अपने घर वापस नहीं जा पाती है और लगभग 4 महीने तक सोनू के घर पर ही रहती है। लेकिन मधु जब 4 महीने तक सोनू के घर पर रहती है दोनों हर रोज एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन तभी इस बात की जानकारी सोनू की बहन निधि को मालूम चल जाता है। निधि को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है दोनों को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती है और याद रखना अगर तुम दोनों ने जोर जबरदस्ती शादी करने की कोशिश भी किया तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद निधि तुरंत ही अपनी ननद को लेकर अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन निधि जब अपनी ससुराल पहुंचती है दोनों के बारे में अपने पति साहिल और अपने ससुर से बता देती है। इधर मधु के घर वालों को जब मालूम चलता है कि मधु का सोनू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, मधु के घर वाले अब उसकी जल्द से जल्द शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। इधर जब इस बात की जानकारी सोनू के घर वालों को मालूम चलता है तो सोनू के घर वालों को भी लगता है कि इससे पहले कि सोनू कोई गलत कदम उठा ले उसकी शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और फिर उन्हें कटनी जिले के बसना गांव की रहने वाली गायत्री मिल जाती है जिससे सोनू का रिश्ता तय कर देते हैं। सोनू और मधु का रिश्ता जब अलग अलग तय हो जाता है सोनू मधु से किनारा करने लगता है, लेकिन मधु चाहकर भी सोनू को भूल नहीं पाती है। दोनों का रिश्ता अलग अलग तय तो हो जाता है लेकिन बावजूद इसके सोनू और मधु अक्सर
फोन पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। घटना से ठीक 4 महीने पहले एक दिन सोनू अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल में जाता है और इतने दिनों के बाद मधु और सोनू जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, उनका पुराना प्यार फिर से जाग जाता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जैसे ही दोनों को मौका मिलता है, आखिरकार उसी घर के अंदर मधु और सोनू संबंध भी बना लेते हैं। लेकिन जब इस बार दोनों के बीच में संबंध बनता है, सोनू उस पल का कुछ वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। उसके बाद सोनू जब अपने घर पर आता है, मधु को दोबारा मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन मधु जब सोनू से मिलने के लिए तैयार नहीं होती है, सोनू मधु को उसी वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैं जब भी तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊंगा, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा और अगर तुम नहीं आओगी तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगी और तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी। सोनू जैसे ही इस तरह की धमकी देता है, मधु सोनू से नफरत करने लगती है। हालांकि बावजूद इसके ना चाहते हुए भी सोनू से मुलाकात करने लगती है। ये सिलसिला लगभग 4 महीने तक चलता है। तभी इधर 12 मई को सोनू की शादी गायत्री से हो जाती है। सोनू गायत्री से शादी कर जब अपने घर लेकर आता है, मधु भी सोनू के घर पर पहुंच जाती है और जाकर गायत्री से मुलाकात करती है और अपने और सोनू के प्यार के बारे में गायत्री से बता देती है। दरअसल मधु गायत्री से कहती है कि मैं सोनू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सोनू मुझे धोखा देकर तुमसे शादी कर लिया है। दरअसल सोनू तो मेरा दुश्मन है ही, आज के बाद तुम भी मेरी दुश्मन हो। लेकिन जैसे ही शादी के 4 दिन का समय गुजरता है, 15 मई को सोनू फिर से मधु के नंबर पर फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन मधु सोनू से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होती है। सोनू मधु को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और मेरी होने वाली है, बेहतर है कि हम दोनों एक नई दुनिया बसा लें। मधु सोनू को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इसके सोनू मधु की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और जब उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता है, आखिरकार मधु सोनू से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सोनू भी मधु से वादा कर लेता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। जब आखिरी बार मिलने की बात कहता है, मधु भी इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सोनू के सामने एक शर्त रख देती है। मधु सोनू से कहती है कि जब हम आखिरी बार मुलाकात कर ही रहे हैं, तो इस बार की मुलाकात मेरी मर्जी से होगी, जगह भी मैं ही तय करूंगी और हम दोनों के बीच में संबंध कैसे बनेगा सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगी। जब इस तरह की बात कहती है, इधर सोनू वासना में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि तुरंत ही मधु की बात मान लेता है। 16 मई को जब अपनी बाइक लेकर अपने घर से निकलता है, अपने घर वालों से कहता है कि मैं अपनी पत्नी का मोबाइल ठीक कराने मार्केट जा रहा हूँ। लगभग 10 बजे के आसपास मधु के नंबर पर फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। मधु उससे कहती है कि तुम सीधा हरगढ़ मंदिर के पास पहुंच जाओ। इधर मधु जब सोनू से मिलने के लिए जाती है, तो अपने साथ अपनी बुआ की बेटी विदिशा को भी साथ लेकर जाती है। जैसे ही दोनों मंदिर के पास पहुंचते हैं, सोनू जब इन दोनों को देखता है, देखकर काफी खुश हो जाता है। सोनू मधु से कहता है कि बताओ कहाँ चलना है। मधु सोनू को लेकर इसी हरगढ़ के जंगल
जंगल में जाती है और एक सुनसान जगह देखकर दोनों बैठ जाते हैं। मधु अपना दुपट्टा जमीन पर बिछा देती है और अपने कपड़े उतार कर कहती है कि अगर तुमको मेरे साथ कुछ करना है तो पहले वो वीडियो डिलीट करना होगा। सोनू भी मधु की बात मान लेता है और तुरंत ही अपने मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट कर देता है। मधु सोनू से कहती है कि आज हम दोनों जो संबंध बनाएंगे उसका पोजीशन मेरे हिसाब से होगा। मैं जैसा जैसा कहूंगी तुमको वैसा ही करना होगा। मैं तुम्हारा हाथ पैर बांधूंगी और तुम्हारी आंखों पर पट्टी भी बांधूंगी। सोनू भी मधु की बात मान लेता है। उसके बाद मधु अपने बैग से 2 रस्सियां निकालती है और उसके दोनों हाथ पैरों को बांध देती है और उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांध देती है और सोनू के कपड़े उतार कर उसी दुपट्टे पर लिटा देती है। सोनू जैसे ही दुपट्टे पर लेट जाता है, इधर मधु सोनू के सीने पर चढ़ जाती है और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगी। इससे पहले कि सोनू कुछ बोल पाता, मधु बगल से ही एक भारी पत्थर उठाकर लाती है और उसी पत्थर से सोनू के दोनों पैरों के बीच में काफी जोर से वार कर देती है। सोनू जब चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, मधु उसी पत्थर से सोनू के सर पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से सोनू की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। सोनू की जैसे ही मौत हो जाती है, मधु सोनू के हाथ पैर से रस्सी खोल देती है और उसी पत्थर से सोनू के चेहरे को भी बुरी तरीके से कुचल देती है। उसके बाद सोनू की बाइक पर जो नंबर प्लेट लगा था, उसी पत्थर से नंबर प्लेट को तोड़ देती है और सोनू का मोबाइल और उसका पर्स लेकर विदिशा के पास पहुंचती है और कहती है कि मैंने सोनू को इस दुनिया से हटा दिया है। दरअसल मधु सोनू को पहले से ही इस दुनिया से हटाने का तय कर चुकी थी। वाकई में मधु जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, खासकर इसकी असलियत जब सोनू के घर वालों को मालूम चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि मधु सोनू की हत्या भी कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने मधु को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।